नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं सफर पे निकल रहे हैं। बात करेंगे उन अंग्रेज प्रशासकों की जिन्होंने भारत पर राज किया, पहले गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल और फिर ओम वायसरॉय। सोचिए, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, कैसे धीरे धीरे पूरे भारत पर हुकूमत करने लगी। प्लासी और बक्सर जैसी लड़ाइयों ने इसकी जमीन तैयार की और फिर शुरू हुआ इन बड़े ओहदों का सिलसिला। तो आज हम इसी कहानी को समझेंगे, कैसे ये पद बदलते गए, कौन थे वो अहम लोग जो इन कुर्सियों पर बैठे और उनके फैसलों ने भारत पर क्या असर डाला। ये सिर्फ नामों और तारीखों की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ब्रिटिश राज का ढांचा कैसे बना और कैसे बदला। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव अचानक नहीं हुए हैं। हर बदलाव के पीछे कोई बड़ा कारण था। कभी कोई नया कानून जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, कभी कोई बड़ी घटना जैसे 1857 का विद्रोह। हम इसी सफर को देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करके फिर गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय और आज़ादी के बाद के गवर्नर जनरल तक। कोशिश करेंगे कि हर अहम मोड़ और उसके पीछे की वो कहानी को समझें। तो चलिए, कहानी शुरू होती है बंगाल से और रॉबर्ट क्लाइव से। क्लाइव 2 बार बंगाल के गवर्नर रहे और उन्हें बंगाल का पहला गवर्नर माना जाता है। उनके दूसरे कार्यकाल यानी 1765 से 67, उसमें कुछ बड़े काम हुए। हाँ, सबसे अहम था 1765 में बंगाल में द्वैध शासन, या कहिए दोहरे शासन की शुरुआत। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, दोहरा शासन। इसका मतलब था कि कागज पर तो बंगाल का नवाब भी था, लेकिन असली ताकत, खासकर टैक्स वसूलने और सेना का नियंत्रण, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था। क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि भी की थी, वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, जिससे कंपनी का दबदबा और बढ़ गया। अच्छा, मतलब क्लाइव ने नींव रख दी थी कि नाम के लिए नवाब पर काम के लिए कंपनी। क्लाइव के बाद कुछ और गवर्नर आए, जैसे वेंसटाट, वेरेल्स्ट, कार्टियर। लेकिन असली कहानी तो आगे बढ़ती है वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ, है ना? एकदम। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। वो बंगाल के गवर्नर बनकर आए थे, लेकिन उनके जमाने में एक बड़ा कानूनी बदलाव हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर भी कुछ हद तक उसके अधीन आ गए। तो हेस्टिंग्स बन गए बंगाल के आखिरी गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल। ये फर्क समझना जरूरी है। आखिरी गवर्नर, पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। और हेस्टिंग्स ने आते ही क्लाइव का वो दोहरा शासन खत्म कर दिया, यानी अब कंपनी ने खुलकर कमान संभाल ली। उनके समय में और भी तो जरूरी चीजें हुई, जैसे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। हाँ, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, कलकत्ता मदरसा बनवाया, और उनके ही दौर में वो जॉनथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। लेकिन हाँ, हेस्टिंग्स का कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। जैसे उन पर बाद में इंग्लैंड में महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाया गया। उनके समय में ही पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और बढ़ा दिया। हेस्टिंग्स के बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93। इन्हें तो भारत में पुलिस और सिविल सर्विस का जनक यानी फादर कहा जाता है। जी, कॉर्नवालिस ने प्रशासन को कह सकते हैं व्यवस्थित करने पर बहुत जोर दिया। उन्होंने पुलिस व्यवस्था को सुधारा और सिविल सेवाओं का ढांचा तैयार किया। इसीलिए उन्हें इन सेवाओं का जनक मानते हैं। उनका एक और बड़ा काम था 1793 का स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये जमीन से टैक्स वसूलने का एक तरीका था, जिसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मानकर टैक्स की रकम हमेशा के लिए तय कर दी गई। इसका असर बहुत दूर तक और गहरा हुआ, खासकर किसानों की हालत पर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इन्हीं के समय हुई। मतलब कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी राज के प्रशासनिक ढांचे को एक तरह से मजबूती दी। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली 1798-1805 आए और उनका नाम आते ही सहायक संधि याद आती है। ये क्या थी? सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस, वो वेलेस्ली की बड़ी चालाक नीति थी। सुनने में लगता है कि कंपनी राज्यों की सहायता कर रही है, पर असल में ये उन्हें अपने जाल में फंसाने का तरीका था। जो राज्य संधि को मान लेता था, उसे अपनी विदेश नीति कंपनी को सौंपनी पड़ती थी।
अपने खर्चे पर कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी और दरबार में एक अंग्रेज अफसर मतलब रेजिडेंट रखना पड़ता था। बदले में कंपनी उसकी रक्षा का वादा करती थी। हैदराबाद पहला राज्य था जिसने 1798 में इसे अपनाया। फिर मैसूर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, एक एक करके कई राज्य इसके तहत आ गए। बाप रे, यानी बिना सीधे लड़ाई किए राज्यों पर नियंत्रण पाने का तरीका। वेलेस्ली तो खुद को बंगाल का शेर भी कहते थे। हाँ, वो काफी महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खोला था सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए। उनकी नीतियां बताती हैं कि कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि भारत की कह सकते हैं सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की राह पर थी। यहाँ एक बार थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि अब पद के नाम में फिर से एक बड़ा बदलाव आने वाला था, है ना? बंगाल के गवर्नर जनरल से अब भारत का गवर्नर जनरल बनने की बारी थी। सही कहा, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले था बंगाल का गवर्नर जैसे क्लाइव, फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना बंगाल का गवर्नर जनरल, पहले हेस्टिंग्स। हाँ। अब आया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का एक्ट। हाँ, इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब अब उसका अधिकार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश भारत पर था। और इस नए पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, तो बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। बिल्कुल, ये क्रम याद रखना जरूरी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-35 का नाम तो बड़े सामाजिक सुधारों से जुड़ा है, खासकर सती प्रथा का अंत। बिल्कुल, बेंटिक को उनके सुधारवादी कामों के लिए ही ज्यादा याद किया जाता है। 1829 में उन्होंने राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के जबरदस्त समर्थन से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये उस समय का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने कर्नल स्लीमन की मदद से ठगी प्रथा का भी दमन किया, जो राहगीरों को लूटकर मार डालने वाले गिरोहों का आतंक था। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने का फैसला किया। तो बेंटिक का कार्यकाल एक तरह से सुधारों का दौर था। उनके बाद चार्ल्स मेटकॉफ 1835-36 बहुत थोड़े समय के लिए आए, लेकिन उन्होंने प्रेस पर से पाबंदियां हटा दी, जिसके लिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। ये काफी पूछा जाता है। हाँ, ये छोटा कार्यकाल होते हुए भी महत्वपूर्ण था। मेटकॉफ का ये कदम काफी सराहा गया। फिर लॉर्ड ऑकलैंड 1836-42 आए, जिनके समय पहला अफगान युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों के लिए एक बड़ी कह सकते हैं नाकामी साबित हुआ। और लॉर्ड एलनबरो 1842-44 के समय 1843 में दास प्रथा को खत्म किया गया। अच्छा, तो बेंटिंग ने सती प्रथा खत्म की और एलनबरो ने दास प्रथा, ये याद रखना होगा जी। और अब आते हैं एक ऐसे गवर्नर जनरल पर जिनका नाम सुनते ही ट्रेन की सीटी और हड़पे गए रागियों की याद आती है। लॉर्ड डलहौजी 1848-56। हाँ, लॉर्ड डलहौजी, उनका कार्यकाल बहुत बदलावों वाला रहा। उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि उन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था की शुरुआत की। पहली रेलगाड़ी 1853 में बॉम्बे से ठाणे चली। हाँ, ये तो सब जानते हैं। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, और डाक टिकट भी शुरू हुए। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी उन्होंने ही बनाया। लेकिन उनके नाम के साथ एक बहुत ही विवादित नीति भी जुड़ी है, व्यपगत का सिद्धांत, या जिसे कहते हैं राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या थी और इसका क्या असर हुआ? ये नीति मतलब डलहौजी की विस्तारवादी सोच का नतीजा था। इसके तहत अगर किसी अंग्रेजों के अधीन राज्य के राजा का अपना बेटा मतलब वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसे गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता था और वो राज्य सीधे अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। ये भारतीय शासकों की परंपराओं का सरासर अपमान था। सतारा पहला राज्य था जो 1848 में इस नीति का शिकार हुआ। फिर जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कई राज्यों को हड़प लिया गया। अवध को तो कुशासन का बहाना बनाकर 1856 में मिला लिया गया। इन नीतियों ने भारतीय शासकों और जनता में भारी असंतोष पैदा किया। और इसी असंतोष का नतीजा शायद अगले ही गवर्नर जनरल को भुगतना पड़ा। लॉर्ड कैनिंग 1856-62 के आते ही 1857 का गदर शुरू हो गया। बिल्कुल, 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। इस विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की कह सकते हैं चूल्हे हिला दी। विद्रोह को तो बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि अब भारत का शासन कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा। 1858 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। और इसी एक्ट के साथ पद का नाम फिर बदल गया। गवर्नर जनरल
अब वाइसराय बन गए। हाँ बिल्कुल। ये चौथा बड़ा बदलाव था। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय का मतलब होता था क्राउन का प्रतिनिधि। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कंपनी के तहत और भारत के पहले वाइसराय क्राउन के तहत बने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय। हाँ, उनके समय में ही विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 लागू हुआ और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हाईकोर्ट भी स्थापित हुए। उन्होंने डलहौजी की हड़प नीति को भी खत्म कर दिया। कैनिंग के बाद लॉर्ड मेयो 1869-72 आए। उनके समय में पहली बार जनगणना हुई थी, है ना? जी, 1872 में पहली जनगणना करवाई गई। हालांकि ये हर 10 साल पर होने वाली नियमित जनगणना नहीं थी, वो बाद में शुरू हुई। मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज और कृषि विभाग की स्थापना भी की। लेकिन उनकी किस्मत कह सकते हैं अच्छी नहीं रही। अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में एक कैदी ने उनकी हत्या कर दी। ओह। वो अकेले वॉइसरॉय थे जिनकी पद पर रहते हुए हत्या हुई। मेयो के बाद लॉर्ड लिटन 1876 से 80 का दौर आया, जो काफी बदनाम रहा। ऐसा क्यों? लिटन की नीतियां बहुत दमनकारी मानी जाती हैं। 1878 में उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिससे भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई, क्योंकि वो सरकार की आलोचना कर रहे थे। उसी साल आर्म्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना मुश्किल बना दिया। उनके समय में भयंकर अकाल भी पड़ा, लेकिन दिल्ली में शानदार दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया, जिसकी काफी आलोचना हुई। लिटन के ठीक उलट उनके बाद आए लॉर्ड रिपन 1884 को काफी उदार माना जाता है। हाँ, रिपन ने आते ही लिटन का वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। उन्होंने 1881 से नियमित दशकीय जनगणना शुरू करवाई, जो आज तक जारी है। पहला फैक्ट्री एक्ट भी लाए, जिससे मजदूरों, खासकर बच्चों की स्थिति सुधारने की कोशिश की गई। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी बढ़ावा दिया। लेकिन उनका एक कदम, इल्बर्ट बिल, बहुत विवादित हो गया। इल्बर्ट बिल? हाँ, इसके बारे में सुना है। क्या था ये और क्यों विवाद हुआ इस पर? इस बिल में प्रस्ताव था कि भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई कर सकें। अभी तक ये अधिकार सिर्फ अंग्रेज जजों को था। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई भारतीय उनका जज बने। इसे व्हाइट म्यूटनी भी कहा गया। भारी दबाव में बिल को बदलना पड़ा। इस घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि नस्लीय भेदभाव कितना गहरा है और संगठित होकर अपनी आवाज उठाना कितना जरूरी है। और शायद इसी एहसास ने आगे चल के एक बड़ी संस्था को जन्म दिया, लॉर्ड डफरिन के समय में। बिल्कुल। रिपन के ठीक बाद डफरिन आए और उन्हीं के कार्यकाल में 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। एओ ह्यूम नामक एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ने इसमें अहम भूमिका निभाई। तो ये सवाल अक्सर आता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था? जवाब है लॉर्ड डफरिन। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905 पर। एक और बड़ा नाम जिनके फैसले बहुत दूरगामी साबित हुए। कर्जन, हाँ, बहुत काबिल प्रशासक थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उतने ही अहंकारी और साम्राज्यवाद के पक्के समर्थक। उन्होंने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कई आयोग बनाए, पुलिस सुधार किए और 1904 में प्राचीन भारतीय स्मारकों की रक्षा के लिए पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो आज भी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। लेकिन उनका सबसे विवादित फैसला तो बंगाल का विभाजन था 1905 में। हाँ, बंगाल विभाजन कर्जन के कार्यकाल का सबसे अहम और सबसे ज्यादा विवादास्पद कदम था। तर्क दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, प्रशासन चलाना मुश्किल है, लेकिन असली मकसद था बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलना और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। इस विभाजन ने पूरे देश में जबरदस्त विरोध पैदा किया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुए। ये भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आए 1905 से 10। बंगाल विभाजन का असर तो इनके समय भी जारी रहा होगा। बिल्कुल, स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। इसी माहौल में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ गई, जिसे सूरत स्प्लिट कहते हैं। तो मिंटो के समय राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गईं, कह सकते हैं। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 आए। इनके समय में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और राजधानी भी बदल गई। हाँ, 1911 में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत आए और दिल्ली दरबार में दो बड़ी घोषणाएं हुई। पहला, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। दूसरा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का फैसला हुआ और बाद में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। और 1914 में पहला विश्व युद्ध भी हार्डिंग के समय ही शुरू हुआ, जिसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया। विश्व युद्ध के दौरान वाइसराय बदल गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-21 का कार्यकाल तो भारतीय इतिहास के कुछ
सबसे काले दिनों का गवाह बना। चेम्सफोर्ड का दौर वाकई बहुत घटनाओं भरा था। एक तरफ होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी दक्षिण अमेरिका से लौटकर चंपारण सत्याग्रह 1917 कर चुके थे। दूसरी तरफ सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून पास किया, जो बिना मुकदमे के किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हुए। और इसी विरोध के दौरान वो भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाँ, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर में गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिला दिया। इसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, वो भी चेम्सफोर्ड के ही समय में। चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग 1921-26 आए। उनके समय में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा कांड। जी, फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। रीडिंग के समय ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई। फिर लॉर्ड इरविन 1926-31 का कार्यकाल आया। साइमन कमीशन और गांधी इरविन पैक्ट इन्हीं से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका काम भारत में संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देना था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सरकार ने दमन तेज किया। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, पर कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। आखिर में 1931 में गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट। हाँ, जिसके बाद आंदोलन स्थगित हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हुए। इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन 1931-36 आए। दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुए। और वो पूना पैक्ट भी। जी, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। गांधी जी ने इसके विरोध में जेल में अनशन किया। अंत में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन अलग निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो आगे चलकर भारतीय संविधान का आधार बना, वो भी वेलिंगटन के समय ही पारित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो 1936-43 का कार्यकाल वाइसरायों में सबसे लंबा रहा। इनके समय में क्या खास हुआ? लिनलिथगो के समय 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारत को बिना पूछे युद्ध में शामिल करने के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। 1940 में ऑगस्ट प्रस्ताव और 1942 में क्रिप्स मिशन आए, लेकिन बात नहीं बनी और 1942 में ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। और अब हम कहानी के लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। लॉर्ड माउंटबैटन 1947-48 वो भारत के आखिरी वाइसराय थे। हाँ। लॉर्ड माउंटबैटन मार्च 1947 में भारत आए और उनका मिशन था भारत को जल्द से जल्द सत्ता सौंपना। हालात बहुत तनावपूर्ण थे, विभाजन लगभग तय हो चुका था। माउंटबैटन ने ही भारत की स्वतंत्रता और विभाजन की योजना तैयार की, जिसे माउंटबैटन प्लान कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी का दिन। हाँ, आजादी के बाद वाइसराय का पद खत्म हो गया और माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो माउंटबैटन आखिरी वाइसराय भी थे और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी। लेकिन ये गवर्नर जनरल का पद आजादी के बाद भी कुछ समय तक रहा। जी हाँ, बिल्कुल। जून 1948 में माउंटबैटन के जाने के बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी भी कहते हैं, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने। वो इस पद पर पहुंचने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे। वो जनवरी 1950 तक इस पद पर रहे, जब भारत का संविधान लागू हुआ और गवर्नर जनरल का पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। ये फर्क याद रखना जरूरी है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबैटन और पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ये था भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल
और वाइसराय के पदों के विकास का एक लंबा और कह सकते हैं उतार चढ़ाव भरा सफर। हमने देखा कैसे एक व्यापारिक कंपनी की प्रशासनिक जरूरतें धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य के शासन तंत्र में बदल गईं, और कैसे हर दौर के शासक और उनके फैसलों ने भारत की तकदीर को शक्ल दी। बिल्कुल। क्लाइव के द्वैत शासन से लेकर हेस्टिंग्स के रेगुलेटिंग एक्ट, कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त और सेवाएं, वेलेस्ली की सहायक संधि, बेंटिक के सामाजिक सुधार, फिर डलहौजी के रेलवे और हड़प नीति, कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह और सत्ता का क्राउन के हाथ जाना, लिटन और रिपन की विपरीत नीतियां, कर्जन का बंगाल विभाजन और फिर विश्व युद्धों और स्वतंत्रता संग्राम के दौर के वाइसराय। हर कदम ने, हर नीति ने इतिहास की धारा को प्रभावित किया। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो आपने शुरू में भी इशारा किया था, कि अंग्रेजों की कई नीतियां जो शायद भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए बनाई गई थीं, क्या उन्होंने अनजाने में ही भारत में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को जगाने का काम नहीं किया? हाँ, ये विरोधाभास तो है। जैसे डलहौजी की हड़प नीति या कर्जन का बंगाल विभाजन, इनका मकसद तो नियंत्रण बढ़ाना था, पर नतीजा हुआ जबरदस्त विरोध और एकजुटता। शायद इतिहास ऐसे ही काम करता है, जहां क्रिया की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वाकई एक दिलचस्प पहलू सोचने के लिए। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको गवर्नर जनरल और वाइसराय के इस दौर को समझने में मदद मिली होगी। अगले सत्र में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।